Hello, good evening students. Our next topic is कैंसर. कैंसर के बारे में आप सब लोग जानते हैं. कैंसर सबसे कॉमन डिजीज है आज के इस एनवायरनमेंट में. जिस एनवायरनमेंट में आप सरवाइव कर रहे हो उसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन डिजीज फाउंड इन नेचर इज कैंसर. वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग. ओके बेटा? Yes, so cancer is deadly disease found in human beings. सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी आज की डेट के अंदर कौन सी है? That is cancer. सबसे ज्यादा पेशेंट आपको किसके मिलेंगे? That is cancer. आपको मालूम है हमारी इंडिया में, अपने भारत देश के अंदर कम से कम 1 मिलियन पर्सन जो है अफेक्ट होते हैं एनुअली विद कैंसर. 1 मिलियन पीपल्स ऑफ इंडिया अफेक्टेड विद किसके थ्रू? अफेक्टेड विद कैंसर. और उसमें से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है. सो ये कैंसर बेसिकली है क्या? कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल. भाई ग्रोथ हो रही है, हर सेल डिवाइड करता है, हर सेल ग्रो करता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन होता है. अगर आप डिफरेंशिएशन प्रोसेस को निकाल दो, बाकी जो हुआ तो उसको आप क्या कहोगे? दैट इज कैंसर. आप उसको क्या कहेंगे? कैंसर. सो लेट्स डिफाइन कैंसर. कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल without differentiation. That is important. Without differentiation. डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, सिर्फ सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है. वो कैसा हो जाएगा? नियोप्लास्टिक. नियोप्लास्टिक मतलब ट्यूबर फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाएगा. ठीक है ना? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर. और यहीं से स्टार्ट होता है कैंसर आपकी बॉडी में. पूरी एक ब्रांच है साइंस की जो इसको डील करती है कैंसर को, एंड द स्टडी ऑफ दैट ब्रांच इज नोन एज ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैंसर. ठीक है ना? तो पूरी एक ब्रांच जो है वो क्या कर रही है? इसको डिवोट है साइंस की, जो इनके कैंसर के जो पेशेंट्स हैं और क्या क्या रीजंस हैं उसको देखती है. तो 2 रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो समझ में आए हैं अभी तक, ठीक है ना? रीजन बिहाइंड कैंसर, क्या कारण है, कैसे होता है, क्या वर्कआउट होता है, ठीक है ना? किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर, हालांकि बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हैं उनको हम बाद में लेंगे, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन होता है आफ्टर कैंसर, या कैंसर किस वजह से हुआ आपकी बॉडी के अंदर. रीजन ऑफ कैंसर. तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट, सेल इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी पाई जाती है. सेल सिग्नलिंग एक प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर? हमारी बॉडी के अंदर. अगर ये सेल इनहिबिशन और सेल सिग्नलिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाए आपकी बॉडी में किसी भी पोर्शन के अंदर, तो वहां पर क्या बन जाता है? ट्यूमर. ठीक है? तो ध्यान रखें, नॉर्मल सेल्स हैव सेल इनहिबिशन प्रॉपर्टी which control growth of nearby cell. तो पास वाला जो सेल है वो क्या कर पाएगा? उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगा. इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज सेल सिग्नलिंग.
also known as cell signaling। अब आप देखिए ये क्या होता है, ठीक है ना। इन कैंसर सेल दिस सेल इनहिबिशन प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। कैंसर वाले जो सेल होंगे या जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है क्या हो जाती है, खत्म। इन कैंसर पेशेंट्स, इन कैंसर सेल्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल इनहिबिशन इज लॉस्ट। ये सबसे बड़ा रीजन रहता है किसका, कैंसर का। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। हर सेल का जो है पास में दूसरा सेल, ये सेल है, इसके पास में दूसरा सेल, ये दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। ये अपने आप सेल टू सेल क्या हो रही है, सिग्नलिंग हो रही है। इसकी ग्रोथ यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट। इसके अंदर माइटोसिस चला, माइटोसिस के बाद में डिवीजन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में सेल थोड़ा सा ग्रो करेगा, उसके बाद में पास वाला सेल इसको सिग्नल देगा कि भाई अब ग्रोथ बंद कर दो, क्योंकि अगर जो है सेल की इतना ही ग्रोथ होती है माइटोसिस के बाद में, और ये सेल उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, वो सिग्नल को रिसीव करेगा और अपनी ग्रोथ को यहाँ पर क्या कर देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। इसको हमने क्या कहा, सेल इनहिबिशन प्रॉपर्टी। एक सेल ने दूसरे सेल को इनहिबिट कर दिया, ग्रोथ उसकी क्या कर दी, रोक दी, और दूसरे सेल ने अपने आप को इस चीज को एक्सेप्ट करा और अपनी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम एक नॉर्मल प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कैंसर सेल के अंदर क्या हो जाती है, लॉस्ट। ये तो नॉर्मल सेल्स हो गए, ठीक है ना, दीज आर व्हाट, नॉर्मल सेल्स। लेकिन अगर यही कैंसरस सेल हो तो यहाँ पर ये जो सेल सेल सिग्नलिंग है ये प्रॉपर्टी लॉस्ट। सेल लगातार कंटिन्यूएशन में डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, और क्या बना रहा है, कोई सेल टू सेल सिग्नलिंग नहीं हो रही है, सेल की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है। यहां पर क्या बन गया, ट्यूमर बन गया। क्या हो गया, दैट इज द कैंसर। एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो सेल्स थे उनके पास में ये प्रॉपर्टी है, लेकिन नियोप्लास्टिक सेल या फिर ट्यूमर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही। इस वजह से यहां पर क्या हुआ है, ट्यूमर का फॉर्मेशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द कैंसर, सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी हर बॉडी के अंदर क्या है, ऑन्कोजीन्स, ठीक है ना। कौन से फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है, ये प्रो ऑन्कोजीन्स, ठीक है ना। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैव विच जीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन मीन्स इनएक्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है ये, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। When this proto-oncogenes become active and changes into oncogene, that causes cancer. Okay? When proto-oncogene किसमें चेंज हो गई है, ऑन्कोजीन के अंदर, ठीक है। ड्यू टू सम कार्सिनोजेंस, बहुत सारे कार्सिनोजेंस है, उनको अपन स्टडी करेंगे। These are what, कार्सिनोजन, जो भी कैंसर कॉज करते हैं, that is कार्सिनोजेंस। प्रोटो ऑन्कोजीन किसमें चेंज हो गई है, ऑन्कोजीन। इट मींस अब वो सेल कैसा हो गया है, कैंसरस। कैसा सेल है, कैंसरस। तो अब आप देखिए, प्रोटो ऑन्कोजीन एक नॉर्मल जीन थी, ठीक है, लेकिन अगर उसका कन्वर्जन हो जाता है ऑन्कोजीन के अंदर तो क्या होगा, यहां पर आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर जो बना है वो अफेक्ट है, किसका अफेक्ट है, जेनेटिक लेवल का अफेक्ट है, क्योंकि सेल टू सेल सिग्नलिंग एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये जेनेटिक लेवल का प्रोसेस है। तो आपकी जीन्स जो है कुछ एक्टिव हो गई है सेल की, और उसकी वजह से वहां पर क्या बन गया है, ट्यूमर बन गया है। तो सेल इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी एंड द चेंज इन द जीन इज proto-oncogene into oncogene is the major reason behind the cancer, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका सेल इनहिबिशन और प्रोटो ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन के अंदर चेंज हो जाना, और यही कारण है ये क्या बनाता है, ट्यूमर, और हम इसको क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक ग्रोथ। ओके, सो
कैंसर क्या है? सबसे डेडली डिजीज आज इस टाइम में, ठीक है। ओके, इंडिया में सबसे ज्यादा इसके अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन बर दिन, ठीक है। सो कैंसर की अगर आपको एक लाइन की डेफिनेशन है तो क्या है? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल विदाउट डिफरेंशिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी लाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको जब भी एग्जामिनर देखे या कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं वो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिर्फ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ मास इज नोन एज कैंसर, इससे कहने से काम नहीं चलेगा। अनकंट्रोल्ड है लेकिन लॉस ऑफ द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। यस, ट्यूमर्स, तो कैंसर क्या कॉज करता है? ट्यूमर। और ट्यूमर हम कितने टाइप के ले रहे हैं? 2। One is the benign tumor and another is the malignant tumor. First, that is benign tumor and another one is malignant tumor. Second one is the malignant tumor. Okay? हाँ जी, तो सबसे पहले बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये सेल का सरफेस है, कोई भी आपकी बॉडी का कोई भी सरफेस, स्किन है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? स्किन। इस स्किन पर कुछ सेल्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है। इन सेल्स ने क्या करा? ग्रो करा और ग्रो करके एक ट्यूमर बना दिया। अब ये जो ट्यूमर है एक मेम्ब्रेन से क्या होगा? बाउंड, ठीक है। ऑब्वियसली जो स्किन है, स्किन के ऊपर तो कवरिंग होती है एपिथेलियम, इसके ऊपर भी क्या है? एक कवरिंग है, कौन सी वाली? एपिथेलियम, ठीक है। तो ये क्या आ गई? एपिथेलियम मेम्ब्रेन। ओके, तो यहां पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब ये क्या कहलाएगा? ट्यूमर। ये कुछ टाइम तक इंक्रीज होगा, फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा? स्टॉप। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये स्टॉप। अब इसकी ग्रोथ क्या हो गई है भाई? पहले इंक्रीज हुई, अब इसकी ग्रोथ क्या हो गई है? स्टॉप। इस तरह का ट्यूमर जो फर्दर कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, आप उसको क्या कहोगे? बेनाइन ट्यूमर। एक सिंपल सी सर्जरी होगी, इसका ऑपरेशन होगा, आप इसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, बॉडी पर कोई हार्म नहीं होगा। ओके, अब हम एक सेकंड केस लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड केस के अंदर देखो बेटा, अगर स्किन के ऊपर कैंसर है तो उसको आप देख सकते हो, लेकिन बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर कैंसर हो जाए उसको चेक करना बहुत ही मुश्किल है। और यही रीजन है कि कैंसर के पेशेंट्स लगातार क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, लीवर है, ठीक है ना। अब इस लीवर के पास में, ये लीवर है, लीवर के पास में क्या हुआ? कुछ सेल्स ने ग्रोथ करनी स्टार्ट करी, ठीक है। यहां पर ये क्या कर रहा है? ग्रोथ। अब लीवर जो अपना सिक्रीशन दे रहा है, बाइल जूस वगैरह जो भी, वो सारा सिक्रीशन वो प्रोड्यूस कर रहा है। एक छोटा सा पार्ट था, उसने ग्रोथ करना शुरू कर दी, एक सेल, क्योंकि ट्यूमर बन रहा है तो आपस में इनके अंदर क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो है नहीं, तो ये लगातार क्या कर रहे थे? इंक्रीज, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन बाउंडेशन भी नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ? ये जो सेल्स हैं, ये सेल क्या करने लगे? इसके अंदर की ओर मूव करने लगे, ठीक है ना। इन्वेड करा इन्होंने अंदर की साइड, इस तरह से इन्वेड, ठीक है। जब इन्वेड करा तो वहां से रास्ता खुला, रास्ता खुला तो हो सकता है कुछ ब्लड वेसल्स यहां से क्या हो गए? एंटर हो, ठीक है। ये मिल गए ब्लड वेसल्स, ये जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये हमने क्या दे दी है? ब्लड वेसल्स। ये क्या है? दैट इज द ट्यूमर सेल। अब इनके पास में क्या आ गई है? ब्लड वेसल। क्योंकि ये सेल अंदर इन्वेड कर चुका है यहां से लीवर, तो जैसे लीवर में साइनस प्रेजेंट होता है तो साइनस के थ्रू बाइल जूस जाता है, तो बाइल जूस के साथ साथ इन लीवर के सेल्स ने, जो कैसे थे? कैंसरस सेल्स थे, उन्होंने क्या करी? ट्रेवलिंग करना शुरू कर दी। अगर ये ट्रेवलिंग करते जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, सपोज करो कुछ इंटेस्टाइन के पास में आके क्या हो गए? इस तरह से डिपोजिट, ये इंटेस्टाइन में आ गए, तो ये क्या हो रहा है?
ये कैंसर आगे और ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, मेटास्टेसिस। इसी स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। ये जो ट्यूमर होगा उस ट्यूमर को आप क्या कहोगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक ये भी ट्यूमर है जो एक अपने कन्फाइंड एरिया के अंदर प्रेजेंट है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ग्रोथ हुई थी, बंद हो गई, आप इसको ऑपरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, आप इसको क्या कहोगे, बेनाइन ट्यूमर। So benign tumor as a tumor which is confined to a particular area or particular location. Okay, so benign tumor is confined to particular location. लेकिन आप इस केस के अंदर देखिए, इस केस के अंदर ये यहां से इंटेस्टाइन में पहुंच गया, ठीक है ना। सो दे आर नॉट कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया और लोकेशन, नॉट कन्फाइंड टू पर्टिकुलर लोकेशन। ये घूमते रहेंगे आपकी बॉडी के अंदर, तभी तो इनको मैलिग्नेंट कहा गया है। अब इसकी ग्रोथ देखो, बहुत स्लो है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है, इंक्रीज हुआ फिर बंद हो गया। यहां पर ग्रोथ देखिए, अंदर से बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट, और मूवमेंट से लेकर यहां तक कितनी ग्रोथ है इसकी, कितनी ज्यादा ग्रोथ है। तो यहां पर ग्रोथ जो है वो क्या होती है, स्लो। दे हैव विच टाइप ऑफ ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, while malignant show rapid growth. They have रैपिड ग्रोथ, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आप इसके अंदर देखिए, ये सेल एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लोकलाइज है, इनमें से कोई भी सेल टूट करके अंदर या बाहर नहीं गया, यानी कि ये नॉन इन्वेसिव है। इन्वेसिव मतलब उस एरिया से डिटैच होकर दूसरे एरिया के अंदर एंट्री मार लेना, दैट इज नोन एज द इन्वेसिव। ये वाले जो सेल्स होंगे वो कैसे हैं, नॉन इन्वेसिव सेल्स। ये एक ही एरिया के पास में रहेंगे, दूसरी जगह एंटर नहीं करेंगे। यहां पर देखिए ये कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज शो इनवेसिवनेस, मूव टू नियर बाय एरिया और invade inside organ। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी के अंदर घुस जाना, अपन कहते हैं घुसता रहता, कई बार अपन ये वर्ड यूज करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, इन्वेसिवनेस। किसी के अंदर, जैसे लीवर था, लीवर से अंदर की ओर मूवमेंट, ठीक है ना, तो जो ज्यादा चमचागिरी पहुंचने वाला, जहां पर भी कहीं पर भी चल जाए, कहीं पर भी कुछ में, तो आप उस तरह के सेल्स को क्या कहोगे, दैट इज इन्वेसिवनेस प्रॉपर्टी। मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, दे शो नो मेटास्टेसिस, दे शो नो मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस बेटा वो टर्म है जिसके अंदर यहां से सेल स्लॉट होंगे, निकलेंगे और किसी दूसरे एरिया के अंदर जाके ग्रो करने लग जाएंगे, स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस। इसके अंदर इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, दे आर नॉन मेटास्टैटिक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस means some cell slowed off, वहां से निकल जा रहे हैं, टूट रहे हैं, slowed off from area and spread to different parts of body, different parts of body
called मेटास्टेसिस। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। और यही मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या हो गया है, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब नुकसानदायक, मारने वाला, किल करने वाला। जैसे आपने मैलिग्नेंट मलेरिया पढ़ा था, प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम, सेम उसी तरह का। दिस वन इज द मैलिग्नेंट। यस, दिस इज नॉन कैंसरस। सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको बेनाइन ट्यूमर को कैंसरस सेल नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर ना ही मेटास्टेटिक की प्रॉपर्टी है और ना ही इन्वेसिवनेस की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के सेल्स जो हैं कैसे हैं, नॉन कैंसरस। दे आर नॉन कैंसरस सेल। बट दिस वन मैलिग्नेंट ट्यूमर, दे आर कैंसरस सेल। वास्तव में जिसको नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं वो कौन से हैं, दैट इज मैलिग्नेंट सेल। दे आर कैंसरस, या फिर आप उसको कह सकते हो और नियोप्लास्टिक सेल। तो कैंसर कब कहां आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ले लेता है, इस चीज का हमें पता ही नहीं चलता। हम क्या कहते हैं कि कैंसर तब तक जो है क्योरेबल है जब तक वो कितना है, 20%। अगर उसका इन्वेजन कितना है, 20% है, तब आप उसको क्या कहोगे कि ये क्यूरेबल है। लेकिन 20% में आपकी बॉडी के अंदर कहां कैंसर सेल बन रहे हैं, कैसे परपिचुएट कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, आपको इस बारे में नहीं पता चलता। और यही कारण है कि जब आपको कैंसर के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट अपन लेते हैं डिफरेंट कार्सिनोजेंस विच कॉजेस कैंसर। Carcinogens are basically what cancer causing agent is known as carcinogens. Cancer causing agents are called what? Carcinogens. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो कार्सिनोजेंस बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी डिफरेंट वैरायटीज। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोजन इज केमिकल एजेंट्स। हाँ जी, कौन कौन से ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। नंबर 1, टोबैको। टोबैको इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। हर पिक्चर के पहले हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं, और उसके बावजूद भी हम टोबैको जो है वो क्या कर रहे हैं, यूज में लेते हैं, ठीक है ना। इसका बहुत अच्छा आपको स्टडी देखने को मिली होगी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लोग पागल हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस टोबैको, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो टोबैको का जो इनहेल हो रहा है या बॉडी के अंदर जो ले रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस टू योर बॉडी बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेनिक एजेंट दैट कॉजेस लंग कैंसर। ओके, टोबैको। तो टोबैको के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, कैंसर फैल रहा है। हाँ जी, टोबैको के अलावा और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग के अंदर जो है आपके पास में जो सब्सटेंस आप इनहेल करते हो दैट इज एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन। ये सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर जाता है और क्या कॉज करता है, लंग कैंसर, ठीक है। इसके अलावा आप जो सिंथेटिक फूड यूज में लेते हो, सिंथेटिक फूड से मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप यूज में ले रहे हो ये टोमेटो केचप जो आता है, ठीक है ना, जो मार्केट के अंदर आता है। अगर आप अच्छी कंपनी का नहीं ले रहे हो तो जितने भी टोबैको जितने भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, दे आर ऑल नथिंग बट द सिंथेटिक फूड, ठीक है ना।
इसके अलावा हम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है मिठाई के उसमें डाला जाता है, इसको आइसक्रीम्स में इसको डाला जाता है, दैट इज हाईली कार्सिनोजेनिक, बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं, सिंथेटिक फूड हो गया, आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया, ये जो लेड का यूज हो रहा है, जो मैगी के ऊपर जो चला था कि मैगी जो है उसके अंदर लेड जो आ रहा है, दैट लेड ऑल्सो कॉजेज कैंसर। और जो पॉल्यूशन जो है, उस पॉल्यूशन के अंदर सबसे डेंजरस जो पॉल्यूटेंट है दैट इज आर्सेनिक। आर्सेनिक ये सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, कैंसर कॉज कर रहा है। तो जितने भी इस तरह के आप सिंथेटिक फूड या आर्टिफिशियल जो है फ्लेवर अगर आप यूज में लेते हो, आप कहते हो कि हमें चिकन फ्लेवर चाहिए और हमें ये क्या कहते हैं दूसरा वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, ये सारे के सारे जो भी फ्लेवर्स आप यूज में ले रहे हो, ये सब क्या है, दैट इज सिंथेटिक फूड। एग्जांपल, आर्टिफिशियल फ्लेवर, आपको भगवान ने ताजा खाना दिया है, फ्रूट्स दिए हैं, उसके अंदर फ्लेवर है, आप वो यूज कीजिए, ठीक है, दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। जितने भी आप आर्टिफिशियल कलर, जलेबी के अंदर ऑरेंज कलर जो डाला जाता है इमरती के अंदर, दैट इज हाईली कार्सिनोजेनिक। आर्टिफिशियल कलर्स, ये सब क्या है, हम डेली यूज में लेते हैं, हमें नहीं मालूम है और हम लगातार इसको यूज में ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जितना भी पैक्ड फूड आता है, टोटली पैक्ड फूड विच हैव प्रिजर्वेटिव इन देम कॉजेस कैंसर। और इन सब का प्रिजर्वेटिव, उसके पीछे आपको क्या कहते हैं, अगर पर्टिकुलर आप जितने भी है क्या कहते हैं फूड वाली फूड की जो पीछे जो दे रखी होती है, उसके अंदर अगर आप देखोगे कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज में हुए हैं, तो डिटेल एनालिसिस के बाद में चलेगा आपको पता कि आधे से ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स जो हैं कैसे हैं, दैट इज कार्सिनोजेनिक। ये सब सबसे ज्यादा कौन सा जो है कैंसर कॉज करते हैं, लंग कैंसर, स्टोमक कैंसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर। फिर हम लेते हैं सेकंड, दैट इज नोन एज द फिजिकल एजेंट। कौन कौन से फिजिकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। सेकंड इज द फिजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट के अंदर हम लेंगे कांगरी। कांगरी आपको मालूम है, कांगरी, दिस कांगरी कॉजेज स्किन कैंसर। कश्मीर के जो लोग हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वो स्टमक के पास में एक अंगीठी सी रखते हैं जिससे कि उनको थोड़ा सा वार्म अप मिलता रहता है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन कैंसर। ओके, एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट, यस, सबसे पहले, इससे पहले आपने कौन सी डिजीज पढ़ी थी, एड्स। AIDS is due to HIV virus and this HIV causes Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma, that is one of the skin cancer. कौन सा कैंसर है बेटा ये, स्किन कैंसर, ठीक है ना। किसकी वजह से हुआ, HIV की वजह से। एक और वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये अपन ने पढ़ा भी था उसमें रिप्रोडक्टिव चैप्टर के अंदर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, स्पेशली सेकंड वाला होता है ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है दैट इज सर्विक्स एंड यूट्रस कैंसर। ओके, इसके अलावा और जो वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस B virus causes liver cancer. ओके, तो ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या कॉज कर रहे हैं, दैट इज कैंसर।
लास्ट में अपन लेते हैं फोर्थ वन, रेडिएशंस। तो है सबसे ज्यादा हाईली कार्सिनोजेनिक, ठीक है ना। और यही रीजन है कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। रेडिएशंस, एक्सरेज, ओके, गामा रेज, हाँ जी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्या कॉज करता है? डायरेक्टली कैंसर कॉज करता है। ये प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में क्या कर देता है? चेंज। अगर आप इसको बेस्ट एग्जांपल अगर आपको इसका देखना है रेडिएशन का, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर कहां पाए जाते हैं ये पेशेंट्स? दैट इज कौन सा वाला था जहां पर अमेरिका ने बम गिराया था? हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर के, प्लीज रिमेंबर, किसके पेशेंट्स? ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया के पेशेंट्स कब सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? हिरोशिमा एंड नागासाकी। अभी तक हिरोशिमा एंड नागासाकी। हम नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं और पहले वाले वर्ल्ड वॉर के नतीजे अभी तक हमसे खत्म नहीं हुए हैं। अभी तक लगातार वहां के लोगों को इस तरह के ब्लड कैंसर जैसी डिजीज से क्या करना पड़ रहा है? दो चार होना पड़ रहा है। सो कैंसर इज ड्यू टू द केमिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड रेडिएशंस। ये सब क्या कॉज कर रहे हैं? कैंसर। तो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लियर रखना है। इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर भी वही सब्सटेंस डालने हैं जो नेचुरल है, जो कैंसर कॉज नहीं कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? दीज आर व्हाट? कार्सिनोजेंस विच कॉजेस कैंसर। ओके बेटा, यस। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसका डायग्नोसिस। यस बेटा, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। आप डायग्नोसिस कौन से टेस्ट के थ्रू करेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है? सो देयर आर डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अवेलेबल। फर्स्ट हम लेंगे, दैट इज आप डायरेक्टली क्या करवा सकते हैं इसके लिए? बायोप्सी। बायोप्सी जो है वो किसके लिए यूज होती है? बायोप्सी यूज होती है दैट इज फॉर द लिविंग टिश्यू। बायो मीन्स होता है लिविंग, ठीक है ना। अगर किसी लिविंग टिश्यू की स्टडी की जा रही है उसको अपन क्या कहते हैं? दैट इज बायोप्सी। लिविंग, दैट इज टिश्यू, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। पैथोलॉजिकल स्टडी किसकी करेंगे? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी जो टिश्यू हमने लिया है, लिविंग टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उस पर्सन को जो है क्या कहते हैं, उसके यूट्रस में कैंसर है, या फिर आप कह सकते हो उसके इंटेस्टाइन में कैंसर है। तो यूट्रस और इंटेस्टाइन का वो टिश्यू आप क्या करोगे? बाहर ले लोगे, ठीक है ना। मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट टिश्यू का आप क्या करोगे? कट करके ले लेंगे, ठीक है ना। तो पर्सन है, ठीक है ना, उसमें आप टिश्यू के पार्ट को आपने क्या कर लिया? कट कर लिया। कट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी स्लाइड्स बनाते हैं। बहुत छोटी 0.5 माइक्रोन की स्लाइड्स बनती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं माइक्रोटोम, ठीक है। माइक्रोटोम के ऊपर इसकी क्या बनेगी? स्लाइड्स बनेगी। इस स्लाइड्स को हम क्या करेंगे? डिफरेंट स्टेन्स देंगे। वी गिव डिफरेंट स्टेन्स टू द स्लाइड। तो जो भी स्लाइड के अंदर जरा सा भी चेंज आएगा, उस चेंज को हम ऑब्जर्व करेंगे और हम ये डायग्नोस कर देंगे कि पर्टिकुलर टिश्यू जो है उसमें कैंसर है या नहीं। तो आपने क्या करा है? एक लिविंग टिश्यू लिया है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करी है, ठीक है ना। वो लिविंग टिश्यू आप कट कर रहे हो, उसकी स्लाइड्स आप बनाओगे, उसको आप स्टेन करोगे और स्टेन करने के बाद आप उसकी स्टडी करोगे। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोप्सी। तो बायोप्सी सबसे इंपॉर्टेंट है अगर कैंसर किसी भी टिश्यू के अंदर है तो। एक और वर्ड आता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी जो है वो भी क्या होती है? टिश्यू की ही स्टडी, सेम लाइक दिस हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, बट द डिफरेंट इज
ऑटोप्सी आप किसकी करते हो? किसी डेड ऑर्गेनिज्म की। ऑटोप्सी हम किसकी कर रहे हैं? दैट इज डेड ऑर्गेनिज्म। जो आदमी मर चुका है उसके मरे हुए जो बॉडी का है पार्ट है वो आप लोगे, उसकी आप क्या करोगे? टिश्यू की स्टडी करोगे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। तो कैंसर के केस के अंदर हम क्या कराते हैं? सबसे पहले बायोप्सी कराते हैं, और अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद अगर हम उसका कोई भी टिश्यू लेते हैं, जैसे कि आपने लीवर ले लिया, किडनी ले लिया, उस स्टडी को आप क्या कहोगे? दैट इज ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी इज ऑल्सो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। लेकिन क्या हो रहा है इस केस के अंदर? सेम यही प्रोसेस है, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा? डेड। एक और टर्म आता है विसरा, वो हम कैंसर के लिए नहीं करते हैं। विसरा आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो स्टोमक का जो कंटेंट होगा, जो लास्ट टाइम जो जिस भी पर्सन की डेथ हुई है, जिसने सुसाइड वगैरह इस तरह का कोई केस करा है या अननोन केस है, मालूम नहीं है उसकी डेथ किस वजह से हुई है, तो उसके स्टोमक का कुछ पोर्शन लेते हैं हम, जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विसरा कहते हैं। ठीक है ना बेटा? यस। तो सबसे पहला जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है दैट इज द बायोप्सी। दूसरी डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट इज द एक्सरे। एक्सरे के अंदर सिंपल रेडिएशंस को डाला जाता है और रेडिएशंस देख लेते हैं कि कहीं पर ज्यादा ग्रोथ तो नहीं हो रही, ट्यूमर तो फॉर्म नहीं हो रहा। तो एक्सरे की स्टडी के बाद में भी आपको क्या पता चल सकता है? दैट इज कि कैंसर है या नहीं। तीसरा जो मेथड है दैट इज नोन एज सीटी स्कैन, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर आप किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन की इतनी छोटी छोटी स्लाइड्स बनाते हैं, इतना उसके बीच में कम डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑर्गेनिज्म का हेड है, तो उस हेड को आपने लिया है, तो आप उसको 3D आप उसकी क्या कर रहे हैं? इमेज बना रहे हैं। और ये इमेज आप किस पे देखते हो? अपने खुद के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जरा सा भी इस वाली इमेज और इस वाली इमेज में जरा सा भी डिफरेंस आता है, उसके अंदर 3D के अंदर जरा सा भी चेंज आएगा, उस चेंज को कंप्यूटर तुरंत क्या कर लेगा? एनालाइज कर लेगा और वो पहचान जाएगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कैंसर है या नहीं। तो 3D डायमेंशन के थ्रू टोमोग्राफी सेक्शंस बनते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन के क्या बन रहे हैं? सेक्शंस बन रहे हैं। इतने स्मॉल सेक्शन कि उसके अंदर जरा सा भी वेरिएशंस आएंगे तो वो हम एनालाइज कर सकते हैं वाया कंप्यूटर। यस। फोर्थ मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक, इन सबसे ज्यादा बेटर जो टेक्निक है दैट इज कॉस्टली जरूर है ये, लेकिन सबसे बेस्ट टेक्निक है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या कहते हैं हम इसको? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक के अंदर आपकी बॉडी को एक काउच में ले जाया जाता है। इस तरह का काउच होता है, सपोज करो ये है, इस तरह का काउच है, ठीक है ना? इस काउच की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा होगी, ठीक है? ये काउच है और इस काउच के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से क्या है? बहुत ज्यादा, ठीक है? अब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो भी ह्यूमन बीइंग वगैरह जो भी है, जिसका भी आपको कैंसर डायग्नोसिस करना है, उसको आप स्ट्रेचर के ऊपर क्या करोगे? इस तरह से लेटा दोगे। लेटाने के बाद में जो है आप उसकी बॉडी को जैसे ही मूव इन करते हैं उस काउच के अंदर, अब जो ऑर्गेनिज्म है वो और उसका जो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के बीच में क्या होगा? अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है एसोसिएशन इस तरह से अलाइनमेंट क्या होगा? पर्टिकुलर चेंज हो जाएगा कि उसमें से अगर एक भी मॉलिक्यूल्स में कोई गड़बड़ हुई, उसका अलाइनमेंट चेंज है, वो तुरंत बॉडी जो है उसका MRI स्कैन जो है वो बता देगा कि पर्टिकुलर इस ऑर्गन के इस पार्ट के अंदर क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है टिश्यू। तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कौन सी वाली? MRI।
इवन सेल के अंदर जो वाटर है उसके अलाइनमेंट को भी ये बता देती है। तो जिसके अंदर भी डिस्टरबेंस होगी, जिसके अंदर भी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, ट्यूमर ग्रोथ होगी, उसका अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। जब उसका अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू ले लिया जाएगा? आपकी स्कैनिंग मशीन के थ्रू, और ये डायग्नोस हो जाएगा कि पर्टिकुलर बॉडी के किस पोर्शन के अंदर कैंसरस सेल है, क्योंकि आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और स्काउच की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस की वजह से ही यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर जो वाटर सेल्स हैं उनका अलाइनमेंट होगा। जिसमें डिस्टरबेंस आएगी वही जो है ऑर्गन या वो पार्ट जहां पर आ रही है उसके अंदर कैंसर डायग्नोस हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट सुटेबल टेक्निक इज द MRI टेक्निक। ओके, फिफ्थ इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हम क्या ले रहे हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अभी रिसेंटली न्यू टेक्निक है जो यूज में ली जाती है फॉर द कैंसर डायग्नोसिस। सपोज करो आपको मालूम पड़ जाता है कि एंटीजेंस जो हैं पर्टिकुलर जो क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर कैंसर कॉजिंग एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में हम क्या तैयार करते हैं? एंटीबॉडीज। ठीक है ना? कैंसर कॉजिंग एजेंट एंटीजेंस जो हैं उनके अगेंस्ट में क्या बनाई जा रही है? एंटीबॉडीज। सो अगेंस्ट कैंसर कॉजिंग antigen, they are radioactively labeled. They are radioactively labeled. अब आप देखिए इससे हम क्या समझते हैं, और जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट जो हम यूज में ले रहे हैं इसके अंदर सब्सटेंस एलिमेंट की बात करूंगी, दैट इज टेक्नीटियम। टेक्नीटियम 99, इससे हम लेबल कर देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। अब होता क्या है, आपको मालूम है हर एंटीजन का एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडीज आर ऑलवेज स्पेसिफिक। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंटीजन्स एंटर करते हैं, उन सब के अगेंस्ट में आपकी बॉडी ने क्या बनाई है? एंटीबॉडीज। तो आपकी बॉडी क्या हुई? हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी तो नहीं है, हमारी बॉडी तो ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज का मिक्सचर है। तो हम क्या कहेंगे? हमारी एंटीबॉडी है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, तो वो सिर्फ एक ही एंटीजन के अगेंस्ट में होगी। तो उस एक एंटीजन जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, इस कैंसर कॉजिंग एंटीजन के अगेंस्ट में आपने क्या बनाई है? एंटीबॉडी। अब आप उस एंटीबॉडी को क्या बोलोगे? दैट इज मोनो। आपने उसके क्लोन्स बनाए, क्लोनल एंटीबॉडी। एक एंटीजन के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी, और वो एंटीजन कौन सा है? कैंसर। उसके अगेंस्ट में आपने क्या बनाई? एंटीबॉडी। अगर आप उसके इंजेक्शंस देते हो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कैंसर का पेशेंट है, तो वो उस एंटीजन के साथ में आपकी बॉडी में अटैच करेगा। अगर आप उसको लेबल कर देते हो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में, आपने उसको टेक्नीटियम 99 के साथ में लेबल कर दिया। किसको? इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ में आपने क्या डाल दिया? टेक्नीटियम 99। तो टेक्नीटियम 99 जो है आपकी बॉडी में जाएगा और रेडियो एक्टिविटी क्या छोड़ेगा? ठीक है। अब वो जहां जहां मूवमेंट कर रहा है आपको पता चल जाएगा, और जिस एंटीजन के पास में जाएगा तो आपको ये डायग्नोस हो जाएगा कि पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गन है जहां पर कैंसर का जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपकी बॉडी का है, जहां से एंटीजन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हेल्प करता है किसके अंदर? डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में। एक और हिस्सा है इसके लिए, एक तो आपको क्या कराना पड़ेगा? ब्लड टेस्ट। ठीक है ना? 6 अगर सपोज करो ब्लड के अंदर है तो हम क्या कराएंगे? ब्लड टेस्ट या ब्लड एग्जामिनेशन जिसे अपन कहते हैं वो हम कराएंगे। और एक और चीज ध्यान रखना, बायोप्सी तो आपने टिश्यू ले लिया, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? नीडल के थ्रू
उसकी बॉडी के अंदर से मटेरियल को इंजेक्ट कर लेते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं हम, दैट इज FNAC, वेरी इंपॉर्टेंट, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो अगर आप कभी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं इस तरह से कैंसर वाला जो है, उसके अंदर आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा जहां पर FNAC है। तो FNAC एक नीडल होती है, उस नीडल को हम पर्टिकुलर, सपोज को किसी को स्टोमक के अंदर है तो नीडल को स्टोमक के अंदर इंसर्ट किया जाता है और वहां से फ्लूइड को लिया जाता है। तो हम क्या करवाते हैं उसके लिए, FNAC का टेस्ट करवाते हैं, दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो ये जितने भी टेस्ट हैं सब कैंसर के डायग्नोसिस के अंदर क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। So first test is the biopsy, most important. Second one is the X-ray. Third, CT scan. Fourth, MRI. Fifth, monoclonal antibody and blood test, that is the blood examination. और बायोप्सी के अंदर ही अगर आपको लिक्विड मटेरियल किसी ऑर्गन से लेना है तो उसके लिए आप क्या कराओगे, FNAC, that is fine needle aspiration cytology. ओके बेटा, तो ये सारे क्या थे, डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ cancer. Next is the type. Yes beta, types of cancer. देखो, टाइप्स ऑफ कैंसर के अंदर जो हम सबसे पहले लेते हैं, आप जितने भी कैंसर देखोगे सबके पीछे एक वर्ड लगा हुआ होगा, दैट इज माँ, ठीक है ना। अब आप देखिए ये कैसा है, हम पढ़ते हैं कार्सिनोमा, हम क्या पढ़ते हैं, सरकोमा, ओके। एक और है ल्यूकीमिया, बट है तो मां, ल्यूकीमिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कैंसर पूरे यूनिवर्स के अंदर है, दैट इज नोन एज द 80% इज द कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का है कैंसर तो आप उसे कहेंगे कार्सिनोमा। कोई भी स्किन कैंसर हुआ आप क्या कहोगे इसको, दैट इज कार्सिनोमा। इवन जो सर्वाइकल पैप स्मीयर टेस्ट कराते हैं अपन, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल इज व्हाट, दैट इज कार्सिनोमा, ओके। सरकोमा, सरकोमा जो कैंसर है वो किसका होता है, स्पेशली मेसोडर्मल ओरिजिन, जो मसल्स जो हैं, ब्लड जो है, उनका जो कैंसर होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द सरकोमा, ठीक है ना। अब इसमें तो आपका कौन सा आ गया, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके अंदर स्पेशली आपका जैसे बोन्स का हो जाता है, मेसोडर्मल जो ओरिजिन टिश्यू है, ठीक है, ओरिजिनेटेड टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल दिस ऑस्टियोमा, जो आपका क्या कहते हैं, ऑस्टियोमा, दैट इज द बोन कैंसर जिसे अपन कहेंगे, ठीक है ना। ल्यूकीमिया आपको मालूम ही है, दैट इज द ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर के अंदर WBC का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया, ठीक है ना। अब ये जो लिम्फोमा है, लिम्फोसाइट्स वाला जो कैंसर है, वो लिम्फोमा भी किसके अंदर आएगा, दैट इज इन सार्कोमा। अब नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि विच सेल इज द नॉर्मल सेल एंड विच सेल इज द कैंसर सेल। आपने डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी करी, ठीक है ना, बायोप्सी ले जाने के बाद आप उसका कल्चर करोगे, कल्चर करोगे तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये सेल कैंसर कार्सिनोजेनिक है या ये कैंसर वाला सेल, ठीक है। तो उसके लिए दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। क्या देखेंगे अपन, सबसे पहला डिफरेंस, जब हम कल्चर करते हैं सेल का, ठीक है ना, तो सेल के अंदर अगर सेल इनहिबिशन प्रॉपर्टी है तो वो नॉर्मल सेल है, अगर वो कैंसर सेल है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस्ट। सो कैंसर सेल लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ
सेल इनहिबिशन। अब जब वो प्रॉपर्टी उसने लॉस्ट कर दी है तो आप उसको बीकर के अंदर ग्रो करो। नॉर्मल सेल कैसे ग्रो करेगा? नॉर्मल सेल ग्रो करेगा किसी भी सब्सटेंस को अडहेयर करते हुए, क्योंकि यहाँ पर सेल और सेल के बीच में क्या है? इंटरेक्शन। लेकिन कैंसरस सेल क्या बनाएगा? एक हीप बना लेगा, ठीक है ना, इस तरह से एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ये शो क्या कर रहा है? ट्यूमर। तो ये जो ग्रोथ दिख रही है ये किसकी है? दैट इज ट्यूमर सेल। लेकिन ये वाली जो ग्रोथ आपको दिख रही है किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये कौन सी है? दैट इज द नॉर्मल सेल। तो हमेशा ध्यान रखना, कैंसरस सेल लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल इनहिबिशन। पहला आप उसको कल्चर करोगे, आप देख के पहचान जाओगे। कैंसर सेल नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सब्सटेंस फॉर द ग्रोथ। अगर कोई भी सेल है जैसे ये है तो इसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? नरिशमेंट मटेरियल चाहिए एक्स्ट्रा। लेकिन इसको ग्रोथ के लिए कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस नहीं चाहिए होते। वो सिंपल मिनिमम से मिनिमम जितना मिल सकता है उतनी रिक्वायरमेंट होती है कैंसर सेल की। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। यस, कैंसर सेल require no extra cellular substance for growth. Its requirement is minimum. Please remember, its requirement is मिनिमम। जितना कम से कम ले पाए उतना ही सफिशिएंट है किसके लिए? कैंसरस सेल के लिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैंसरस सेल की। न्यूक्लियस इज इररेगुलर इन शेप। अब ये न्यूक्लियस इररेगुलर इन शेप क्यों हुआ? क्योंकि इसको बार बार डिवीजन करना पड़ेगा। तो जो न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा उसकी शेप क्या हो जाएगी? इररेगुलर हो जाएगी। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइसोसोम्स का नंबर जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स, लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स फाउंड इन सेल। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस की शेप इरेगुलर, अगर सेल के अंदर लाइसोसोम्स का नंबर ज्यादा, तो क्या समझेंगे अपन उसको कि वो सेल क्या है? कैंसरस। और उसके अंदर दूसरे टिश्यू के अंदर घुसने की प्रॉपर्टी है, इन्वेजिव प्रॉपर्टी है, तो वो पक्का कैंसरस। ठीक है ना? हैविंग इन्वेसिव और इन्वेड नियर बाय टिश्यू, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैंसरस सेल। तो आपकी क्लास में भी कोई ज्यादा एंट्री मारने की कोशिश करे, सो दैट मस्ट बी कैंसरस सेल। ओके बेटा, अब टाइप्स ऑफ कैंसर के बाद में हम करते हैं ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट, कि अगर हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पेशेंट को कैंसर है तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? फर्स्ट ट्रीटमेंट, यू हैव टू डू सर्जरी फॉर दैट। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऑपरेट करना पड़ेगा और जो भी पोर्शन में ट्यूमर है उसको रिमूव करना पड़ेगा। सर्जरी नहीं कर सकते हैं, नहीं पता चल रहा है पूरा ट्यूमर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड, दैट इज द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर हम क्या करेंगे? डिफरेंट ड्रग्स को यूज करेंगे और वो ड्रग्स जो है वो दी जाएगी पेशेंट को। इसके अंदर हम बेसिकली जो है हर्बल ड्रग्स के दो नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये दोनों ही जो है पिगमेंट्स किससे एक्सट्रैक्ट करे गए हैं? ये एक्सट्रैक्ट करे गए हैं कैथेरेंथस रोजियस। कैथेरेंथस रोजियस हमें किसे कहते हैं? कैथेरेंथस रोजियस। दिस इज नोन एज सदाबहार। सदाबहार के जो फूल होते हैं आपने देखे होंगे, सदाबहार। सदाबहार का जो पौधा है उस पौधे को हम क्या कहते हैं? कैथेरेंथस रोजियस। कैथेरेंथस
विनकस रोजियस में से दो पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करा गया है, वन इज विनक्रिस्टिन, अदर इज विनब्लास्टिन। इन दोनों को दिया जाता है, दे आर व्हाट, एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस ड्रग। इसके अलावा अपन जो है यूज करते हैं दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो एंटी कैंसरस ड्रग, that is turmeric, which is known as curcuma longa। ये भी कैसी ड्रग है बेटा, टर्मरिक, हल्दी जिसे अपन कहते हैं, that is एंटी कैंसरस। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर हम और भी दूसरी एलोपैथी की मेडिसिन को यूज में लेते हैं। यस, इसके बावजूद भी जो है एक ट्रीटमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द कैंसर, वी हैव टू यूज अनदर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं, लेजर रेज। लेजर रेज जो है वो डायरेक्टली जिन भी टिश्यू जो भी सेल्स जो हैं जो कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं उनके ऊपर हम क्या डालते हैं, लेजर रेज। लेजर रेज क्या करेंगी, उसको बहुत स्मार्टली जो है हमें डालना पड़ता है सिर्फ उसी एरिया के अंदर जहां पर कैंसर सेल्स हैं, बाकी नॉर्मल सेल्स उससे अफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो डायरेक्टली इन सेल्स को हमें बर्न करना है, जलाना है इनको, ठीक है ना। तो बर्न करने का तरीका क्या है, आप लेजर रेज डालेंगे और आसपास वाले जो सेल्स हैं उसकी बाउंड्री को आप इंटैक्ट रखेंगे, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी जो भी एंटीजेंस है उसके अगेंस्ट में आप क्या बना लोगे, एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी के अंदर इनोकुलेट करेंगे, जिसकी वजह से पर्सन का क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स आपकी बॉडी के सेल्स को या इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है और इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं किसका, कैंसर का। तो प्लीज रिमेंबर, सिर्फ एक ट्रीटमेंट से काम नहीं चलता, हम हमेशा मिक्सचर ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, मिक्स कर दिया, कीमोथेरेपी को मिक्स कर दिया, रेडियोथेरेपी को मिक्स कर दिया, इम्यूनोथेरेपी को मिक्स कर दिया। मिक्सिंग का काम चलता है, आप एक से ज्यादा थेरेपी को क्या करते हो, मिक्स करते हो और फिर पर्सन का क्या करते हो, ट्रीटमेंट करते हो। तो सिर्फ सिंगल ट्रीटमेंट से जो है पूरा का पूरा जो है इसका इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योर पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू यूज मिक्सचर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो कैंसर के लिए हम ट्रीटमेंट का क्या करते हैं, मिक्स ट्रीटमेंट जो है बेसिकली यूज में लेते हैं, जिससे पेशेंट का क्या हो सके, प्रॉपर इलाज हो सके, ठीक है ना। सो कैंसर अगर 20% से कम है तो इजीली क्योरेबल है, लेकिन अगर 20% से ज्यादा हो जाता है तो दैट इज डिफिकल्ट टू क्योर। ओके, सो हम लोगों को अवेयर होना चाहिए और किसी भी तरह के रेडिएशंस और जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल जो हम सिंथेटिक फूड को जो हम यूज कर रहे हैं उस तरह के फूड को यूज नहीं करना चाहिए। ओके, तो अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज। ओके बेटा, तो कैंसर वाला टॉपिक आपका होता है कंप्लीट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप और इन कमेंट बॉक्स।